हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो क्लास 8वीं का आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों, मैथमेटिक्स यानी कि गणित, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम 2025-26 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आज, जी हाँ बच्चों, आज यानी कि 13 फरवरी 2026 को, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हों या फिर इवनिंग शिफ्ट के, आपका मैथ का जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम, वार्षिक पेपर, ये आज होने वाला है। ठीक है। और आज की तैयारी के लिए हम लोग अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कह लीजिए या फिर सैंपल पेपर कह लीजिए, इसी का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो ये वीडियो हमारे इसी पेपर के पार्ट नंबर 2 की रहने वाली है। ठीक है बच्चों, आपको मैं बता दूं, जो हमारा पार्ट 1 का वीडियो था ना, पार्ट 1 का वीडियो जो ऑलरेडी हमने कल शाम को लाइव लिया था, उस लाइव के अंदर हमने खंड आप पूरा देख लिया था। जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे, खंड बाद 6 नंबर के मतलब 6 क्वेश्चन 2 नंबर के थे, वो डिस्कस कर लिए थे। फिर खंड सा 3 प्रश्न 3 नंबर के थे, ये भी कर लिए थे। अब जो बच गया था ना हमारा खंड दा 3 प्रश्न 5-5 नंबर के, तीसरा 3 नंबर जो हमारे 3 केस आधारित प्रश्न है ना बच्चों, 4-4 नंबर के, ये बच गए थे। तो इस वीडियो में हम इन्हीं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, इन्हीं अपने जो हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन है, इन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे, जो कि हमारी पार्ट 2 की यहाँ पे रहेगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 मिनट की वीडियो बनेगी, पूरी देख लेना। अच्छी प्रिपरेशन, अच्छी तैयारी आपकी यहाँ पे होने वाली है। और ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी रहने वाली है, तो इसको एंड तक आप सारे बच्चे जरूर देखिएगा। ठीक है। और हाँ बच्चों, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को आज आपका जो पेपर होने वाला है, इसके लिए मेरी तरफ से आप सभी को विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करना। अब मैथ के बाद में हम अपनी एसएसटी की फिर तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने पेपर के पार्ट 2 की वीडियो को। आर यू रेडी? तैयार हो बच्चों? तो चलिए शुरू करेंगे। देखो, पिछली वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूं, ये क्वेश्चन आंसर थे। मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाए थे। अभी मैं आपको जो समझाने वाला हूं, मैं सीधा वहां पे चलूंगा। ठीक है, वेट अ मिनट। ठीक है, ये रहा हमारा आज के इस पेपर का सबसे पहला खंड और इस पेपर का चौथा खंड। ठीक है, खंड नंबर रहेगा हमारा घा। ठीक है, इंग्लिश में देखना चाहेंगे तो ये रहा हमारा सेक्शन नंबर डी। अब सेक्शन डी में बेसिकली देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 13 ये हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे बच्चों, जो कि आपके 5-5 नंबर के रहेंगे। अच्छा, एक चीज, बहुत सारे बच्चों का एक डाउट होता है जो हम ये पेपर करवा रहे हैं। बच्चों का मानना ये होता है कि सर जी, आप जो ये पेपर करवा रहे हो, क्या ये सेम टू सेम हमारे एग्जाम में आएगा? तो बच्चों, ये सेम टू सेम तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, जैसे क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसमें क्या होगा कि उसमें बस आपकी जो संख्या है वो अलग हो जाएगी। ठीक है, जो मान है वो अलग हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका वही रहेगा। जैसे मान लेते हैं, मैंने आपसे पूछा कि 3m² + 9m + 6 इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जा सकता है 4m² + में 10m + में 9 इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन वही होगा, बस उसका जो पैटर्न है, पैटर्न इन द सेंस कि जो पूछने का तरीका वो बदल दिया जाएगा, है ना। ऐसा होगा, क्योंकि सेम टू सेम तो नहीं है, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस आपकी इससे अच्छी हो जाएगी। ओके, तो अब कोई बच्चा यही नहीं बोलेगा कि सर जी ये पेपर में नहीं आएगा, ऐसा वैसा। तो ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे बच्चों। एक वर्ग के सभी गुण लिखिए, यानी कि एक जो वर्ग होता है, इसके क्या गुण होते हैं उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे इंग्लिश में। राइट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर। तो एक स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है ना। देखो बच्चों, हमें क्या बताना है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग की विशेषताएं बतानी है। तो बच्चों देखो, सबसे पहला पॉइंट, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक जो वर्ग होता है, ठीक है ना, इस तरीके से इसकी जितनी भी भुजाएं हैं, ये सभी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, चाहे ये वाला कोण हो, चाहे ये कोण हो, चाहे ये कोण हो, या फिर ये कोण हो, ये सभी कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा विकर्ण यानी कि डायगोनल्स बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाज करते हैं। ये इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाज करते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ग चतुर्भुज और समकोणीय चतुर्भुज, ये दोनों इसमें आ जाते हैं। इसमें
वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। ठीक है, वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं? 4 गुना में भुजा। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना में भुजा। ठीक है, तो इस तरीके से इंग्लिश में भी देख लेंगे। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन अ लेंथ, ऑल 4 एंगल्स आर 90। ठीक है, और diagonals are equal and beat each other at right angles, and a square is both a rhombus and a rectangle. Perimeter of a square is 4 into side, area of a square side into side का square। ठीक है, तो इस तरीके से एक जो समचतुर्भुज होता है, सॉरी वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, इसकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो आपको यही बातें लिखनी है और आसानी से आपको जो 3 नंबर है वो मिल जाएंगे। ओके बच्चों, तो देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने समझ लिया है ना। ओके, तो चलिए 5 नंबर का हमारा पहला क्वेश्चन ये पूरा हो गया। ठीक है, अब हम इसके अथवा वाले को देखेंगे। देखिए अथवा वाले में क्या कहा गया है, पी क्यू आर एक समचतुर्भुज है। पी क्यू आर एस के कोई 3 गुण लिखिए, यानी कि क्या करना है, आपको एक चतुर्भुज बनाना है, समचतुर्भुज, और इसमें जो आपकी भुजाएं हैं पी क्यू आर एस, इसके कोई 3 गुण लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद पी क्यू आर एस के विकर्ण ओ पर मिलते हैं यदि पी ओ 4 सेंटीमीटर है और ओ क्यू आपका 3 सेंटीमीटर है, तो पी आर प्लस एस क्यू इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों। पी क्यू आर इज अ रम्बिश, राइट एनी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ पी क्यू आर एस, द डायगोनल्स ऑफ पी क्यू आर एस मीट एट पॉइंट ओ, if PO 4 cm and OQ 3 cm, then find the value of PR plus SQ। ठीक है, तो चलो सॉल्व करेंगे इसको अच्छे तरीके से। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे समचतुर्भुज जो होता है, यानी कि रूम्स होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता होती है बच्चों, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड, विकर्ण समद्विभाज होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं, यानी कि इसके जो विकर्ण है वो बेसिकली किस एंगल पे काटते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तीसरा, समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो 4 इंटू भुजा होता है। पैरामीटर ऑफ द rhombus दैट इज 4 इंटू साइड। ओके, तो अब हम लोग पी आर और एस क्यू इसकी गणना करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाज करते हैं। ठीक है, अब समद्विभाज कर दिया तो पी आर और एस क्यू के आधे भाग पी ओ और ओ क्यू दिए गए हैं। ठीक है, तो पी आर यानी कि समचतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए 4 इंटू भुजा, लेकिन इसका आधा करेंगे हम। ठीक है ना, क्योंकि हमें आधा निकालना है, पी आर निकालना है, बेसिकली आधा तो निकला हुआ है, तो 2 इंटू पी ओ हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 4, दैट मीन्स इट इज, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 8। ठीक है, उसके बाद एस क्यू निकालने के लिए भुजा इंटू ओ क्यू, तो भुजा है हमारी मतलब 2 और इंटू ओ क्यू कितना था 3, तो ये आ जाएगा 6। तो इस तरीके से पी आर और एस क्यू 8 प्लस में 6 दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर निकल आएगा। ठीक है, सेम इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में, एक सेकेंड, अच्छा हाँ, इंग्लिश मीडियम में सॉल्व करने का सिंपल सा फॉर्मूला यही तो है, इसको फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया, बस हो गया, है ना। बाकी चीज़ें इंग्लिश में लिखी रखी है मैंने, तो बस आंसर क्या निकलेगा बच्चों, पी आर और एस क्यू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे बच्चों 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने MCQ लिख दिया क्या, हाँ ये होगा 14 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, चलो 5 नंबर का अगला क्वेश्चन है 12। इसमें 2 क्वेश्चन है बच्चों। पहला तो ये है कि उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग कर 78 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखो मान तो आप आसानी से निकाल सकते हो 78 स्क्वायर का, लेकिन सर्वसमीका का उपयोग करके निकालना है, आपको दिखाना है कि कैसे निकाला आपने। तो एग्जाम में 78 की जगह आपसे 75 हो सकता है, 79 हो सकता है, 69 हो सकता है, 72 हो सकता है, कोई भी नंबर लिया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि सर्वसमीका का प्रयोग करके मान ज्ञात करो। तो अभी आपको बताऊंगा कैसे। दूसरा, 4y स्क्वायर माइनस में 12y प्लस में 9, इसका गुणनखंड भी कीजिए। ठीक है, तो हमें गुणनखंड भी करना है और मान भी निकालना है। सेम इंग्लिश में देखेंगे बच्चों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 78 स्क्वायर यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी एंड ऑल्सो फैक्टराइज दिस इक्वेशन। ओके, तो चलो क्वेश्चन 12 को देखते हैं अच्छे तरीके से। एक सेकेंड, देखो बच्चों, सबसे पहले 78 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 78 का स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा,
ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। अब देखो 78 एक ही पद है यहाँ पे, है ना, एक ही पद है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 78 स्क्वायर को 80 माइनस 2, क्योंकि दो पद हमें निकाल, दो पद तो लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे दो पद हैं फॉर्मूला में पुट करने के लिए, तो एक हमने ले लिया 80 और एक ले लिया -2, तो ये 78 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही, तो 78 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 80 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, 80 माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको जब हम इस फॉर्मूला में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर माइनस में 2 ब्रैकेट में 80 इंटू 2 प्लस में 2 स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा कितना निकलेगा, ये हमारा आ जाएगा 80 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, 80 इंटू 80 कितना होता है बच्चों, 6400, ठीक है। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 8 दूनी 16 यानी कि 160 इंटू 2 यानी कि 320 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया, ठीक है। तो अब इसी में से 600, ये आपका जो है ना 6400, इसमें से अब हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 320 माइनस कर देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 6180, नहीं 100 नहीं, केवल 80, 6080, ठीक है, और प्लस में 4 और कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6084। तो यहाँ पर जो इसका स्क्वायर है वो कितना निकलेगा, 6084 निकलेगा, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब जैसे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो ऐसे समझ सकते हैं कि हमें 78 दिया गया है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बाकी ये तो वैसा ही संख्या रहेगा मैथ का, इसमें क्या इंग्लिश में चेंज होगा, है ना। तो देख लो 78 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा आपका 6084। कन्फर्म है, कन्फर्म है, 6084 लिख देता हूं यहाँ पे भी 6084। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अब हमें यहाँ पे गुणनखंड करना है, और गुणनखंड बहुत ही ईजी है बच्चों, ठीक है। तो गुणनखंड के लिए हमें क्या दिया गया है, 4y स्क्वायर माइनस में 12y प्लस में 9। अब गुणनखंड कीजिए, तो 4y स्क्वायर माइनस में 2y, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या नाम है, स्क्वायर को हटा देंगे, है ना, स्क्वायर को जब हम तोड़ेंगे तो कैसे निकलेगा बच्चों, 2y माइनस में 3, ठीक है, और ये इधर भी आ जाएगा तो 2y माइनस में 3। तो इस तरीके से क्या बनेगा हमारा 2y माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा बहुत ही आसान वाला गुणनखंड, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से आप अच्छे समझ गए होंगे, है ना, गुणनखंड कैसे आपको निकालना है इस तरीके से। तो दोनों क्वेश्चन हो गए कि एक तो आपको निकालना था आपका स्क्वायर और एक गुणनखंड, है ना। चलो अब हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा वाला, ठीक है। अथवा वाले में क्या पूछा गया बच्चों हमसे, इसमें सबसे पहला तो ये है कि 3m स्क्वायर प्लस में 9m प्लस में 6, इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, बस यहाँ पे संख्या जो है वो अलग दे दी जाएगी, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूं कि कैसे आपको ये निकालना है, गुणनखंड निकालना है, हमें जो क्वेश्चन दी गई है, ठीक है। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 3m स्क्वायर प्लस में 9m प्लस में 6। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखो गुणनखंड करने के लिए हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है 3m स्क्वायर प्लस में 9m प्लस में 6। तो सबसे पहले देखो हम दिए गए बहुपद को देखेंगे, ये हमारा बहुपद हमें दिया गया है, ठीक है। अब हम करेंगे सामान्य गुणनखंड, यानी कि कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या निकल आएगा, कॉमन फैक्टर निकलेगा 3। कैसे, एक तो यहाँ से 3 से ये 3 निकल आएगा, और फिर m स्क्वायर इधर से ये निकले, मतलब यहाँ से निकलेगा तो ये 3m आ जाएगा, और ये जो है इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। शेष भाग, अब भागफल कितना बचा, ये हमारा भागफल है ना, और ये उसका वो हो जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस में 3m प्लस में 2। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे कैसे, m स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 3m प्लस में 2, है ना, ये इधर, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं m प्लस में 1 और ब्रैकेट में m प्लस 2, ठीक है। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 3m प्लस में 1 और m प्लस में 2, इस तरीके से हमारा जो गुणनखंड है इसका ये निकल आएगा, क्या निकला हमारा 3m प्लस में 1 और m प्लस में 2, ये हमारा गुणनखंड निकल के आएगा, ठीक है बच्चों, आ गया समझ अच्छे से। तो अंतिम उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला, ओके। अब सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में देखना चाहें तो ये रहा आपका आंसर, देखो पहले वाले का फैक्टराइज करना था तो यहाँ पे ये रहे आपके, और इस तरीके से ये आंसर निकल आएगा, ठीक है। चलो
तो ये हो गया। अब हम इसका अथवा वाला देखते हैं, मतलब बी वाला पार्ट। व्यंजक 39y की क्यूब ब्रैकेट में 50y² माइनस 98, इसको डिवाइड करना है, मतलब डिवाइड किया हुआ है 26y² ब्रैकेट में 5y प्लस 7, इसके गुणनखंड कीजिए और निर्देश अनुसार भाग भी दीजिए। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा, है ना। क्योंकि देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो हमें व्यंजक दिया गया है, इक्वेशन दी गई है, ये वाली और ये वाली, इसके हमें गुणनखंड भी करने हैं, ठीक है, और फिर हमें इसे भाग भी देना है। तो गुणनखंड और भाग देना दोनों चीजें करनी है हमें, ठीक है। सेम इंग्लिश में देख लेंगे, हमें एक तो फैक्टराइज करना है और इसको डिवाइड भी करना है ना, इस इक्वेशन को। चलो सॉल्व करते हैं अच्छे से। ओके, तो चलिए बच्चों बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी सी ना दिखे, तो आप इसे 1080p पे कर लीजिए, डेफिनेटली बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। देखो, हमें एक ये इक्वेशन दी गई है, एक ये दी गई है, ठीक है। डिवाइड भी करना है और गुणनखंड भी ज्ञात करने हैं। तो पहले ज्ञात करेंगे बच्चों गुणनखंड। अब गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें ब्रैकेट के अंदर की जो पार्ट है इसको निकालना है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, 50y² माइनस में 98। तो जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, मतलब 2 का गुणनखंड 2 से निकालेंगे तो 2, ठीक है, 2 ब्रैकेट में 25y² माइनस 49, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5y माइनस में 7 और 5y प्लस में 7। तो इससे क्या हो गया, सरलीकरण हो गया इसका, ठीक है। तो इसीलिए 50y² माइनस 98 हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में 5y माइनस 7 और 5y प्लस 7, इस तरीके से लिख सकते हैं। a² b² का फॉर्मूला हमने लगा दिया, है ना, इस तरीके से। अब मूल व्यंजक में इसे लगाएं। अब मूल व्यंजक में इसे लगा देंगे, तो मूल व्यंजक हमारा दिया हुआ था ये वाला, है ना। तो अभी हमने जिसका गुणनखंड किया है 50² माइनस 98, तो उसकी जगह इसे लगा देंगे, जो हमारा ये क्या नाम है, ये इतने निकला है ना। तो 39y की क्यूब इंटू, अब वही आ जाएगा 2, 5 माइनस में 5y माइनस 7, 5y प्लस 7। अब डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है। अब देखो, जब हम डिवाइड करेंगे तो एक जैसी जो संख्या है वो हम काट देंगे, है ना। तो 5y प्लस 7 ऊपर और नीचे है, तो इसे हम काट देंगे। अब क्या बचेगा, अब बचेगा हमारे पास में 39y की क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय 26y का स्क्वायर, है ना। ये इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 39 अपॉन में 26, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, y की क्यूब माइनस जो y का स्क्वायर है। तो क्या बचेगा, स्क्वायर से ये माइनस होगा तो स्क्वायर हट गया पूरी तरीके से। क्या बचेगा, 13 से काटेंगे, 13 से तो 2 और 3, यानी कि 3/2y, ठीक है। तो अब 3/y इंटू कितना, 2 5y माइनस में 7, तो बस फाइनली आंसर निकलेगा हमारा ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे 3y, क्योंकि ये और ये हट गया और ये y के ऊपर में मल्टीप्लाई हो गई, तो इस तरीके से निकल आएगा 3y। तो 3y ब्रैकेट में 5y माइनस में 7, ये आपका लास्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही ईजी था और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी का फैक्टराइज जो है सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, तो इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, सब कुछ यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए इंग्लिश मीडियम में भी। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन 13 के दोनों क्वेश्चन। पहला 3i, ठीक है, i माइनस 4m प्लस में n, इसको 4i 10n एंड 3m प्लस 2i से घटाइए। यानी कि हमें दो इक्वेशन दे दी गई हैं दरअसल, तो एक ये है हमारी और एक ये है, तो हमें इसमें से माइनस करना है। तो एग्जाम में क्या होगा कि आपको कोई सी भी ऐसी ही इक्वेशन दी जाएगी और उसे आपस में आपको माइनस करना होगा। तो सीख लीजिए आपको कैसे माइनस करना है, ठीक है। सेम इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपको इक्वेशन दी गई है। तो चलो देखते हैं कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। हाँ देखो, पहले तो हम देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। तो हमें दिया गया है एक ये इक्वेशन और एक ये वाली। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस 4 की मल्टीप्लाई जो है वो हर एक में हो जाएगी, है ना, और इधर इसकी भी मल्टीप्लाई हर एक में हो जाएगी। ओके, तो क्या हो जाएगा, 14ln, ठीक है, फिर 12ln प्लस में 8,
ये इसका स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एल एल एक ही है ना, इसीलिए स्क्वायर में। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 3l स्क्वायर प्लस में 12lm और 15ln, ठीक है। अब देखो, अब क्या है यहाँ पे, अब हम सरल करेंगे। अब सरल करेंगे तो इसमें जो एक जैसे पार्ट हैं उसको निकालेंगे। तो 8l का स्क्वायर माइनस में 3l का स्क्वायर, ये एक ही जो है ना चीज़ है, इसको साइड कर दिया। फिर माइनस 12lm और प्लस में 12lm, ठीक है, इसको और इसको एक साइड कर दिया। फिर 40ln और माइनस में 15ln, तो इसको साइड कर दिया। तो अब क्या बचेगा, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, 5l का स्क्वायर बचेगा, ये पूरा कट गया माइनस प्लस होके, तो ये अब बचा क्या, 40 में से 15 गया तो कितना बचा, 25ln। तो हमारा इसका जो डिवाइडेशन है, मतलब सॉरी डिवाइडेशन नहीं, घटाना, सब्ट्रैक्शन, कितना निकलेगा, 5l स्क्वायर प्लस में 25ln, क्या निकलेगा, एक सेकेंड, 5l स्क्वायर और प्लस में 25ln, इस तरीके से। ओके, तो आगे समझ में अच्छे तरीके से बच्चों। अब इसी को अगर आप चाहो तो इंग्लिश में भी देख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख रखा है। इंग्लिश में वैसे लिखने का कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि सीधा तो आपको बस वही तो करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, इजी करना है, आंसर मिलेगा, हो गया हमारा आंसर, है ना। चलो, पहला क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अब इसी का दूसरा देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, सरल करना है, ठीक है, इसको सरल करना है। a प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट में 2ab माइनस सॉरी 2a माइनस 3b प्लस सी, माइनस में 2a माइनस 3b सी, इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब हम इसे सरल करेंगे, है ना। चलो सरल करते हैं, पहले इंग्लिश मीडियम में देख लो बच्चों, ये रहा आपका, है ना, बी वाला यहाँ पे। तो चलो सरल करते हैं अच्छे तरीके से। हाँ देखो क्या दिया गया है हमें, ए ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में 2a माइनस 3b प्लस सी और माइनस 2a माइनस 3b सी। पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। तो 2a स्क्वायर माइनस में 3ab, ठीक है, प्लस में ac, यानी कि इस a की गुणा इसमें हुई हर एक में पहले, ठीक है। अब b की गुणा होगी, तो b की गुणा हर एक में होगी तो क्या हो जाएगा, 2ab, और इसकी इसमें होगी तो माइनस 3b स्क्वायर, और फिर इसकी इसमें होगी तो प्लस में bc, ठीक है। इसके बाद अब इस c का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो c का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, इसका इसमें कर देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 2ac, इसका फिर इसमें करेंगे, ठीक है, तो ब्रैकेट खुलेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 3bc, और c का c से करेंगे तो c का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसे सरल करो, स्क्वायर स्क्वायर को एक साइड में ले लीजिए, ए बी को एक साइड में, ए सी को एक साइड में, बी सी को एक साइड में, ठीक है। तो 2a स्क्वायर माइनस में 3b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर, जो हमारी स्क्वायर वाली क्या नाम है जो चीज़ें हैं उसको एक साइड ले लिया। अब हम जो ए बी वाली चीज़ें इसको एक साइड ले लेंगे, तो ए बी में एक तो देखेंगे माइनस 3ab और प्लस में 2ab, ठीक है, और ए सी माइनस में 2ac और बी सी प्लस में 3bc। तो अब क्या बचेगा यहाँ पे 2a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर, ठीक है, इसमें से ये चला जाएगा तो माइनस में a भी बचेगा, यहाँ पे एक निकल जाएगा तो माइनस में ac बचेगा, और इसको प्लस कर देंगे तो 4bc हो जाएगा। इसीलिए आंसर क्या होगा, 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ab माइनस ac प्लस में 4bc। इस तरीके से आपका ये आंसर निकलेगा बच्चों। ओके, अब तो आ गया ना अच्छे तरीके से समझ में बच्चों। चलो ये हो गया हमारा। अब इस तरह से हमने अपना जो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी पूरा कर लिया है, और फाइनली बच्चों अब हमने अपना जो इस पेपर का खंड घ है पिछले 20 मिनट के अंदर बहुत अच्छे से समझ लिया है। ओके, और आशा करता हूँ बच्चों कि आपको जो क्वेश्चन मैंने समझाया है अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, एक बार ना ईमानदारी से आप सारे बच्चे मुझे कमेंट में बताओ कि जो क्वेश्चन आपको मैंने समझाए हैं कि आपको ढंग से समझ में आ गए, है ना, और समझ में आए हैं बच्चों तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को, और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ बच्चों, आप सभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बच्चों ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं आपके आने वाले फाइनल के एग्जाम के लिए हम बहुत सारी लाएंगे। मैथ के लिए टाइम कम मिला था, नहीं तो मैं आपको और भी 2-3 पेपर करवा देता, फिर तो समझ लो भाई आप तो टॉपर बनने वाले थे, लेकिन टाइम कम मिला इसीलिए थोड़ा सा रह गए हम। ठीक है, तो लाइक शेयर जरूर करना। चलो अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे अपने इस पेपर के 5वें खंड की, और आखिरी खंड है
जो कि है खंड ना, यानी कि ये हमारा ऐसा खंड है, सेक्शन ई जिसे बोलते हैं, जिसमें क्वेश्चन 14 to 16 टॉस बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है आपके 4 मार्क्स के। ठीक है, तो प्रश्न 14 से 16 है स्रोत आधारित प्रकरण अध्ययन प्रश्न है 4 नंबर के। चलो देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन 14 क्या कहता है, त्योहार के अवसर पर दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए छूट प्रदान करते हैं। जब भी कोई फेस्टिवल आता है ना, तो ऑफर पे ऑफर है, सेल, सुपर डील, सुपर ऑफर, धमाका ऑफर, ऐसे ऑफर निकलते हैं। सिमरन एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर गई जो दिवाली के अवसर पर प्रत्येक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है। यानी कि सिमरन जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे गई, ठीक है, दिवाली के अवसर पे, और जो भी वस्तुओं पे प्राइस मार्क किया होता है उस दुकान पे 20% उस मूल्य पे छूट थी। ठीक है, तो छूट कितनी मिली है, 20% उसे। अब हमें जानकारियां दी गई, इसके हिसाब से इन क्वेश्चन को निकालना है। तो चलिए देखिए, पहला पॉइंट क्या है बच्चों, आप किसी वस्तु का बिक्री मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, यदि उसका अंकित मूल्य और उस पर छूट रुपए में दी गई है। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें बिक्री का मूल्य निकालना है। ठीक है, और उस पे उस वस्तु का जो मूल्य है, जो छूट है, वो दे रखी है। तो चलो सॉल्व करेंगे इसको। उससे पहले एक बार इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों। इंग्लिश में है 14 की ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिविटी सेशन शॉपकीपर इफेक्ट ऑफर्स discount to attract the customers. Simran went to an electronic shop which gives 20% Diwali discount on the marked price of each them. ठीक है, अब इसी के हिसाब से हमें निकालना है कि how will you find the sale price of an article in its marked price and discount on it are given. तो कैसे निकालेंगे बच्चों, चलो देखो, किसी भी वस्तु का जो बिक्री मूल्य है इसे निकालने के लिए क्या करना होता है, जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस के लिए जो मार्क्ड प्राइस है और जो डिस्काउंट है उसको माइनस कर देंगे। मार्क प्राइस से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। जहां पे अंकित मूल्य वस्तु का मूल्य लिखा हुआ है, छूट अंकित मूल्य का कुछ प्रतिशत है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1000 है, उस पर छूट दी गई है 20% की, है ना। तो यहाँ पे अब जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 को क्या नाम है 1000 से इंटू करेंगे, और परसेंट है तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये 0 से 0, 20 इंटू क्या नाम है 10, दैट इज 200। तो सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा, सेलिंग प्राइस जो है वो 1000 माइनस 200 यानी कि 800 निकलेगा। ठीक है, तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें अंकित मूल्य में से छूट की जो राशि होती है वो घटानी होती है। ठीक है, कितना परसेंट छूट दिया जा रहा है उसे माइनस करना होता है, तो हम आसानी से विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा पहला वाला। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है, सेकंड है 1200 रुपए अंकित मूल्य वाले ब्लेंडर का बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक ब्लेंडर है जिसका अंकित मूल्य है बच्चों 1200 रुपए, तो आपको इसका बिक्री मूल्य निकालना है। याद रखना है 20% का डिस्काउंट है इस पे। ठीक है, तो फाइंड दी सेल प्राइस ऑफ ब्लेंडर मार्क्ड एट 1200। तो चलो अभी जैसे मैंने आपको समझाया सेम वही फॉर्मूला आपको पुट कर देना है। ठीक है, तो छूट कितनी है हमारी, 20% है। ठीक है, यानी कि डिस्काउंट 20% है, तो 20 अपॉन में 100। ठीक है, और इनटू कितना करना है, प्राइस कितना है उसका, प्राइस है 1200, तो ये 2 से 2 इधर चले गए और इसका मल्टीप्लाई हो गया, तो 12 दूनी 24 यानी कि 240। अब विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो कुल मूल्य है उसमें से जो ये छूट वाला पैसा है इसको घटा देंगे, तो कितना आएगा 960 रुपये। तो ब्लेंडर का कुल मूल्य कितना होगा, 960 रुपीज़। ठीक है, ब्लेंडर का जो मूल्य है इसका कितना होगा बच्चों, 960 रुपीज़। ठीक है, सेम इंग्लिश यहाँ पे देख लेंगे, ये हो जाएगा 960 रुपीज़। अगला क्वेश्चन, यदि वह क्रमशः 7500 और 37,500 अंकित मूल्य वाला ओवन और एलईडी खरीदती है तो कुल छूट ज्ञात कीजिए। यानी कि देखो 20% छूट के हिसाब से जो सिमरन है उसने एक खरीदा है ओवन 7500 का, ठीक है, और एक एलईडी टीवी खरीदी है 3750 रुपये की।
जो कि अंकित मूल्य पे है, ठीक है, जिसपे उसे 20% की छूट भी मिली है। तो अब हमें इन दोनों वस्तुओं पे जो छूट मिली है उसे 20%, वही यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, अभी इंग्लिश में देखेंगे। फाइंड दी टोटल डिस्काउंट इफ शी परचेज एन ओवन एंड एलईडी मार्क्ड एट 750 एंड 3750 रिस्पेक्टिवली। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो ध्यान से समझना है इसको, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि जो है ना कंफ्यूजन में डाल दे। देखो, यदि वह 7500 और 37,500 के अंकित मूल्य वाले ओवन और एलईडी खरीदती है, तो कुल मूल्य हमारा कितना हुआ, ठीक है। कुल मूल्य हमारा कितना हुआ, कुल मूल्य ओवन का एलईडी का मिला के कितना हो जाएगा, 45,000, ठीक है। तो हमारे पास में कुल मूल्य कितना आ गया, 45,000 दोनों वस्तुओं का। अब कुल छूट यानी कि डिस्काउंट निकालने के लिए सिंपल सा हम वही कर देंगे, क्या करेंगे, 20 अपॉन में 100 और जो हमारी मूल्य है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 0 से 2 0 इधर चले गए, है ना। अब 20 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 45 में, तो कितना होगा, 9,000, ठीक है। तो इस तरीके से 7,500 और 3750 के एलईडी ओवन खरीदने पे उससे 9,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिला। कितना, 9,000 रुपये तक का। ओके, आगे अच्छे समझ में। देखो बच्चों, मैं हर एक क्वेश्चन को ना बहुत ही धीरे धीरे समझाता हूँ, क्योंकि बहुत से 8वीं के बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है, तो मैं चाहता हूँ कि सभी को समझ में आए, ठीक है बच्चों। तो आगे अच्छे तरीके से समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितनी छूट मिली उसे, छूट मिली है उसे टोटल 9,000, ठीक है। कितने की, 9,000। अब इसी में एक अथवा है बच्चों, अथवा में देखिए क्या कहा गया है। मानते हैं कि उसने एक रेफ्रिजरेटर और एक म्यूजिक सिस्टम जिनका अंकित मूल्य है 45,000, नहीं ये तो पूरे 45 है, हाँ 45,000 और 8,000। तो इसने उसे जब खरीदा तो उसे कितने मतलब भुगतान की गई राशि याद कीजिए। यानी कि देखो, अब हमें टोटल वैल्यू दे दी गई है, 20% डिस्काउंट के बाद में उसे कितना पैसा देना होगा ये ज्ञात करना है, ठीक है। सेम इंग्लिश में देखेंगे बच्चों। फाइंड द अमाउंट पेड बाय हर फॉर परचेजिंग अ रेफ्रिजरेटर एंड म्यूजिक सिस्टम मार्क्ड 45,000 एंड 800 रिस्पेक्टिवली। तो चलो निकालते हैं इसका भी आंसर। एक सेकेंड, हाँ इसमें भी आंसर सेम वैसे ही करना है। इसमें अभी आपको क्या करना होगा, ये जो आपके दोनों वैल्यू हैं इनको प्लस करना है, ठीक है, प्लस करना है। 20 से इसको वैसे ही डिवाइड कर देना है और आंसर इजीली आपका निकल आएगा, 20 अपॉन में 100 करके इनटू पर करके, ठीक है। तो उसे इतना पैसा देना होगा, बात खत्म। चलो आगे देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन है हमारा 15। अब 15 में देखिए क्या कहा गया है, एक मछली घर घनाभ के आकार का है। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, घनाभ है, जिसका बाहरी माप है 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। बाहरी माप कितना है बच्चों, एक है 80, 30 और 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके तल को काले कागज से ढकना है, यानी कि इसका जो तल है ये वाला, इसे काले कागज से ढकना है। इसके पृष्ठ भाग वाले फलक और पीछे फलक को लाल रंग के कागज से ढकना है, पृष्ठ भाग वाले से, और जो पीछे वाला फलक है उसे लाल से ढकना है। लाल रंग के कागज की कीमत 4 रुपये और 4 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर है, 4 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो अब आपको जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि वांछित जो काले कागज का क्षेत्रफल है ये आपको निकालना है। तो काले कागज का क्षेत्रफल क्या होगा ये निकालना है। सेम पहले इसको इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, देखो, एन एक्वेरियम इज इन फॉर्म ऑफ क्यूब्ड हुज एक्सटर्नल मेजर्स आर 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर. The base is to be covered with black paper. The side face and back face are to be covered with a paper of red color. The cost of red colored paper is 4 per 100 meter square. अब इसके हिसाब से find the desired area of the black paper. ठीक है, तो चलो आंसर निकालेंगे बच्चों। ध्यान से देखो, एक मछली घर का आकार क्या दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हमें तल को ढकना है, तो इसके लिए काले कागज का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों,
तो तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो तल है तो इसमें हमें एक लंबाई जो है और एक चौड़ाई, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तल के लिए कागज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, कम से कम 2400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, इसी का सेकंड क्वेश्चन। आजा भाई, कहाँ चला गया, एक सेकंड। हाँ, सेकंड, पीछे वाले फलक के लिए आवश्यक कागज का क्षेत्रफल निकालिए। यानी कि अब हमें पीछे वाले फलक के लिए फाइंड द एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड फॉर अ बैक फेस। ठीक है, पीछे वाले बैक फेस के लिए चाहिए। तो बच्चों देखो, पीछे वाले फलक के लिए हमें भी सेम वैसे निकालना है। ठीक है, तो पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल ऊंचाई इंटू ऊंचाई होगा। तो एक ऊंचाई है 40, एक ऊंचाई है 30, तो ये कितनी डिवाइड होकर आ जाएगी, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया, 1200 सेंटीमीटर का स्क्वायर पीछे वाले फलक के लिए। ठीक, अब इसी में अगला क्वेश्चन, पार्श्व सतहों को ढकने के लिए आवश्यक कागज की कुल लागत बताइए। यानी कि जो पार्श्व सतह हैं इनको ढकने के लिए कागज के लिए कुल कितना पैसा लगेगा, ये बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेपर रिक्वायर्ड टू कवर द साइड फेसेस। तो कितना लगेगा पैसा, तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, अब हम साइड सतहों का क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई। तो 2 इंटू लंबाई और ऊंचाई, तो 2 इंटू 3200 एंड इंटू निकाल के कितना जाएगा, 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में 4 कुल लागत निकालनी है, तो और ये हो जाएगा 4, तो कितना निकलेगा, 0 से 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये हो गया आपके 256। ठीक है, तो पांचों सतहों को ढकने के लिए कुल जो है कितना पैसा लगेगा, 256 रुपये। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब एक आखिरी क्वेश्चन बचेगा बच्चों हमारा, क्वेश्चन 16। इसको अब थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। ओके, देखो बच्चों इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन 16, एक बार इसको इंग्लिश में भी निकालते हैं और इसमें आपको भी थोड़ा प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, मैं जब आपसे पूछूंगा तो आप बताना। देखो, निम्नलिखित रेखा आलेख विभिन्न वर्षों के दौरान एक परियोजना के लिए काम पर रखे गए श्रमिकों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, ये आलेख आपको दिख रहा है जिसमें एक तरफ है वर्ष, यानी कि वर्ष 2000, 2002, मतलब 2001, 2002, 2003, 2004, 5, 6। इधर है आपका श्रमिकों की संख्या, 100 श्रमिक, 200 श्रमिक, 300, 400, 500, 600। ठीक है, अब इसमें एक तरफ श्रमिक है, एक तरफ ईयर है, तो हर साल कभी श्रमिकों की संख्या बढ़ती है, कभी कम होती है। जैसे 2006 में पूरी कम हो गई है ना, 100 ही बचे। सबसे ज़्यादा 2004 में हुई, कितनी, तकरीबन 600, है ना। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष श्रमिकों की संख्या न्यूनतम थी, तो सबसे कम श्रमिकों की संख्या कब है बच्चों, देखो 2001 में है 200, 2002 में है 300, 2003 में है 500, 2004 में आता है 600 और ठीक एकदम से नीचे संख्या कितनी है 2006 में, 2000, मतलब 100 2006 में। तो कितने में आया बच्चों, 2006 में सबसे कम है। ठीक, सेम ऐसे ही इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ लेबर्स हायर्ड फॉर अ प्रोजेक्ट ड्यूरिंग वेरियस ईयर्स। इसके हिसाब से हम देखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन, इन विच ईयर नंबर ऑफ लेबर्स वाज द मिनिमम, इन 2006, दैट इज। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2004 और 2006 में काम पर रखे गए श्रमिकों की संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कब कब, 2004 और 6। तो 2004 में यहां से देखेंगे तो ये रहा आपका, कितने हैं 2004 में, 2004 इज इक्वल टू 600। एक सेकेंड, हाँ 2004 में कितने हैं, 600 है। ठीक है, और 2006 और ये 2006 यहाँ पे है, यानी कि 100। तो 2006 इज इक्वल टू 100, तो इसका योगफल निकालने के कितना आ जाएगा, 700। तो टोटल कितने श्रमिक रखे गए थे, 700 रखे गए थे। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में देख लेंगे एक बार, 2004 और 2006 में कितने थे टोटल, ये 700 थे, है ना, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, 2001 से 2004 तक काम पर रखे गए श्रमिकों की संख्या में प्रतिशत की वृद्धि कीजिए। यानी कि 2001 से
सीधे 2004 में ये जो श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसका परसेंटेज आपको निकालना है, कितनी परसेंटेज इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो फाइंड द परसेंटेज राइज इन द नंबर ऑफ लेबर्स हायर्ड फ्रॉम 2001 to 4। चलो इसको देख लेते हैं एक बार। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, देखो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई है, प्रतिशत वृद्धि ये निकालनी है। तो बच्चों परसेंटेज इंक्रीज होती है, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू वॉल्यूम। ठीक है, न्यू वैल्यू क्या है और ओल्ड वैल्यू क्या है, इसको माइनस कर देंगे बटे में ओल्ड वैल्यू इंटू 100। ठीक है, जैसे कि न्यू वैल्यू हमारी 2004 की है जिसे हमने बी माना। ठीक है, ओल्ड वैल्यू 2001 की है जिसे हमने क्या माना, ए मान लिया। ठीक है, तो इस तरीके से परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यू वैल्यू यानी कि बी माइनस में ए बटे में ए इंटू 100। तो यहाँ पे हमारी जो न्यू वैल्यू है 2004 की कितनी है, 600। ठीक है, ओल्ड वैल्यू कितनी है 2001 की, 200। 200 ही है ना, लेट मी कंफर्म, हाँ 2001 की 200। ठीक है, और बटे में वैल्यू इसकी 2000 और फिर इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर देंगे, है ना। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या नाम है, 0 से 0 कट जाएगा, है ना। तो अब कितना बचेगा, 600, इसको माइनस में 200 से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 400। ठीक है, बटे में 2। अब इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल 200%। ठीक है, तो वैल्यू कितनी बड़ी बच्चों इसकी, वैल्यू 2001 से 2006 में कितनी बड़ी, 200%। ठीक है, यानी कि 200% बड़ी है। ओके, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, और आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरीके से आपका जो प्रतिशत वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। आशा करता हूं अब आप समझ गए होंगे। तो बच्चों एक आधा क्वेश्चन इसमें से रह गया है ये वाला, आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। और बस यही थी आज की ये वीडियो, और इसके हर एक क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा भी दिया है, और आशा करता हूं बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 8वीं के अपने मैथ के एनुअल यानी फाइनल एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो PYQ था, जो सैंपल पेपर था, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया, जो कि आपके 13 तारीख के पेपर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी कि आज के पेपर के लिए बहुत जरूरी है। और आशा करता हूं कि यहाँ पे हमने जो भी क्वेश्चन आपको बताए हैं आपने अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। और ऑलमोस्ट देखो तकरीबन 4 से 5 हमने आपको सैंपल की वीडियोस प्रोवाइड करवा दी, एक आपको हमने PYQ करवा दिया। तो मे बी जहां तक मुझे लगता है आपकी तैयारी तो अच्छी हो चुकी है ऑलरेडी, है ना। प्रिपरेशन कह लो या फिर प्रैक्टिस कह लो या फिर रिवीजन कह लो, ऑलमोस्ट अच्छा हो चुका है आपका। ओके, अब बस एग्जाम में जाओ, अच्छे से अपना एग्जाम करो, जो भी है सारी चीजें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को एक बार फिर से अरे रे रे, इतनी जल्दी नहीं जाना भाई। आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करना बच्चों, अच्छी तैयारी करवाती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।